हेलो बच्चों, फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आज ही डाउनलोड करें बेटा डाउट नट ऐप। हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है लेक्चर नंबर 5 स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, चलिए आज स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र के। हम तो मैं आपको पहले वो बता देता हूं मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है विद्युत क्षेत्र। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना हो, क्या बोल रहा हूं, बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो वो पढ़ेंगे। और हम फिर पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा नीचे हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ऊपर ही है ये, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण। और फिर चौथा हम पढ़ेंगे समरूप आवेशित वलय के कारण से विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। इन सभी तमाम चीजों के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। विद्युत क्षेत्र, अब जितने भी बच्चे आ चुके हैं ध्यान से सुनना, मजा आएगा पढ़ते हुए, ठीक है। सुनो बेटा, देखो यार, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कूलाम का नियम क्या होता है, उस पर किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, और तरह तरह के क्वेश्चंस हमने किए होंगे। और उम्मीद करते हैं आपने होमवर्क भी अगर ट्राई किया होगा, या होमवर्क भी अगर आप डेली मैं होमवर्क दे रहा हूं तो आप अगर होमवर्क कर रहे होंगे तो आपसे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि यार जितने होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए वो सभी आपसे हो रहे होंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप जैसे मैंने 10 क्वेश्चन दिए तो 7 या 6 या 5 क्वेश्चन तो आपसे हो ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि यार कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये बात तो नहीं बोल सकता है ना बेटा। चलिए बेटा, अब सॉल्व करना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कूलाम के नियम में मैंने ये जाना, हाँ कूलाम के नियम में मैंने ये जाना कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, अगर दो बिंदु आवेश है और दोनों आसपास रखे हुए हैं, ध्यान से सुनना कहानी, अब बातचीत बंद कर दो, यस बातचीत बंद कर दीजिए और कहानी सुनते जाइए। कि यार कूलाम के नियम ने हमने ये जाना कि दो बिंदु आवेश है और वो दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, दो बिंदु आवेश हैं। सुनो कहानी क्या है, हम बात करें विद्युत क्षेत्र की। तो बेटा कूलाम के नियम में हमने ये जाना कि दो बिंदु आवेश है, दोनों को अगर मैं आसपास कुछ दूरी पर अगर मैं रख दूं, दोनों को आसपास कुछ दूरी पर अगर मैं रख दूं, तो यार हमने ये जाना था कि यार उन दोनों के मध्य एक बल का अनुभव होता है, चाहे वो आकर्षण का बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण का बल हो, चाहे वो आकर्षण का बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण का बल हो। अगर दो धनावेश है तो प्रतिकर्षण, दो ऋणावेश है तो भी प्रतिकर्षण, एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो आकर्षण का बल। इतनी बात हमने सीखी थी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार पता है आवेशों की एक बहुत खास बात है। जो आवेश होता है ना बेटा, ध्यान से सुनना अब, कि जैसे मैंने बोला कि ये बिंदु आवेश है, जैसे मैंने बोला ये बिंदु आवेश है, तो ये बिंदु आवेश जैसे मैं बना देता हूं कि ये बिंदु आवेश है ना, मैंने बना दिया। तो यार इस बिंदु आवेश के आसपास है ना बेटा, इस बिंदु आवेश के आसपास, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने ऐसे रैंडम बना दिया कि इस बिंदु आवेश के आसपास है ना एक क्षेत्र तैयार हो जाता है। ये क्षेत्र तैयार हो जाता है, किस चीज का क्षेत्र है बेटा, एक ऐसा क्षेत्र तैयार हो जाता है कि जिस क्षेत्र में तैयार हो जाता नहीं, होता ही है बेटा। वो अलग बात है कि हमें दिखती नहीं है, वो अलग बात है कि हमें दिखता नहीं है। वास्तविकता में हर आवेश के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसके प्रभाव में, जिसके अंदर अगर कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या बात बोल रहा हूं फिर से समझना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आवेश के पास, कोई भी आवेश हो, आवेश बोल दीजिए या बहुत सारे आवेशों के समूह को बोल दीजिए, दोनों में एक ही बात है। मतलब अगर कहीं पर आपको आवेश दिख जाए तो आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आ जाए, जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आ जाए बेटा, मान लीजिए ये अन्य आवेश Q1 आ गया, तो इस अन्य आवेश पर कोई ना कोई वैद्युत बल लगेगा, कोई ना कोई वैद्युत बल लगेगा। तो इस क्षेत्र में ही तो लगा, इसी क्षेत्र को नाम दिया जाता है विद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया जाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते रहना। तो मैंने बोला कि यार ये आवेश है, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, तो वो होता है विद्युत क्षेत्र, है ना। अब विद्युत क्षेत्र अगर है, अब सर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है, अब सर विद्युत क्षेत्र तो है, लेकिन क्या सर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है,
यार ये तो वैसी वाली कहानी है बेटा, मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा फील आएगा। मैंने बोला कि एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक समझते हो, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर लोहे की पिन पड़ी हुई है, लोहे की पिन पड़ी हुई है कोई, ठीक है, तो इन लोहे की पिनों को ये आकर्षित कर लेगा, लोहे की पिनों को ये आकर्षित कर लेगा। तो ये जो लोहे की पिन इसने आकर्षित करी है, तो क्या तुम्हें दिखा है कि इसने इसके ऐसे हाथ पैर निकले हों और बोला हो चलो भाई मेरे पास आ जाओ, ऐसे हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचा हो? नहीं खींचा। तो हुआ क्या सर? हुआ ये कि बेटा इस चुंबक के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र जरूर है, इस चुंबक के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जो दिखता तो नहीं है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन अपना काम बखूबी करता है, जो अपना कार्य बखूबी कर रहा है। ऐसे ही ये तो हो गया चुंबक में, इसीलिए इसका नाम दे देंगे चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही बेटा आवेशों के आसपास एक क्षेत्र होता है, आवेश के आसपास एक क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई अन्य आवेश आ जाए, जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस पर एक बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना का जवाब दे दो, बोलिए बेटा, अरे हाँ या ना का जवाब दे दो। चलिए बेटा, बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में इतना ही है। अभी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सर इसका क्या परिमाण? अब सुन बेटा, आप सर बता तो रहे हो, पहले पूरा मिटा देता हूँ फिर से लिखेंगे, है ना। सर आप बता तो रहे हो कि मान लीजिए बेटा कि ये है क्यू आवेश। अब हम इसमें करने क्या वाले हैं आप वो सुन लो। ये बात मैंने आपको बता दी कि एक आवेश है, उसके आसपास का एक क्षेत्र है, एक आसपास एक क्षेत्र होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, विद्युत, अरे यार आवेश मतलब विद्युत और उसके आसपास का क्षेत्र, तो हमने नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र। खैर ये जानना जरूरी नहीं है कि यार विद्युत क्षेत्र नाम कैसे पड़ा, बस जानना ये जरूरी है कि ये काम कैसे कर रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, अब विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसके आसपास, तो मैंने बोला अब तुम इमेजिन करो यार, ये तुम्हें कल्पना करनी पड़ेगी। यस, बच्चे का आंसर भी आ गया सर, F बराबर क्यू ई। यस बेटा सही है बिल्कुल, लेकिन मैं आपको इसको लिखवा के करवाता हूँ। सुनो, अब आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि सर इसके आसपास विद्युत क्षेत्र ही क्षेत्र है। अब थ्योरेटिकली कहानी सुन लो। थ्योरेटिकली मतलब ये कि हम प्रायोगिक रूप से नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं। हाँ बोले राम बोल रहा, नमस्ते बेटा 3-4 बार सुन लिया मैं। अगर आपको नमस्ते नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं अपना रिदम नहीं तोड़ना चाहता बीच में, इसलिए आपको नमस्ते नहीं किया, वरना मैंने आपका नमस्ते देख लिया था बोले राम। ठीक है, आप पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। सुनो, हाँ बेटा हम बात कर रहे हैं आवेश क्यू की, हम बात कर रहे हैं आवेश क्यू की। तो यार थ्योरेटिकली हम क्या मान के चलेंगे इस फिजिक्स में, इस वाली फिजिक्स में हम थ्योरेटिकली ये मान के चलेंगे कि अनंत लंबाई तक आपका अनंत दूरी तक विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। समझ में आई बात? अनंत दूरी तक। यार ये कोई ना कोई परिमाण का आवेश होगा, कुछ ना कुछ परिमाण का आवेश होगा, तो इसकी कोई सीमा तो होगी कि सर 2 मीटर के बाद इसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, सर 3 मीटर के बाद इसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये कल्पना करके चलूंगा कि ये विद्युत क्षेत्र कभी खत्म नहीं होता, अनंत लंबाई तक जाएगा। बोलो बात समझ में आए? बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये अनंत लंबाई तक जाएगा। चलिए, तो इस आवेश के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है r दूरी पर। अब हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालूंगा वो सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम करने क्या वाले हैं वो चीज़ सुन लीजिए। पर पहले मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आवेश है ना, ये स्रोत आवेश है। इसमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं वो बता देता हूँ। स्रोत आवेश, यह है स्रोत आवेश, और यहाँ हम रखते हैं बेटा एक परीक्षण आवेश। क्या रखते हैं हम यहाँ पर? एक परीक्षण आवेश। अब मेरी लाइनें याद रख लेना, अगर मेरी लाइनें याद रख ली ना, आपको यकीन मानिए आप कहीं नहीं फंसोगे। लाइन क्या है? जब भी जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या बोल रहा हूं? जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यस, जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश बिठा दो। अब ये परीक्षण आवेश क्या है, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, है ना, सुन लो। पहली बात तो परीक्षण आवेश बहुत छोटू आवेश होता है, एकांक धनावेश मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? एकांक धनावेश। क्या बोल रहा हूँ यार, नाम याद रखना यार। अब इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, काम की चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आएगा, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जो तुम्हें सिर्फ एग्जाम से मतलब है, जेई से मतलब है। पहली बात तो ये एकांक धनावेश होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? परीक्षण आवेश एकांक धनावेश है, ठीक है। दूसरी चीज ये बहुत छोटे परिमाण का है। छोटे परिमाण का लेने की वजह यह है कि बेटा अगर मैं इसको बहुत छोटा लूंगा,
मैं बहुत छोटा लूंगा तो ये सारे प्रभाव झेलेगा, अपने प्रभाव दिखाएगा नहीं। मान लो दो बराबर के आवेश मैंने ले लिए, दो बराबर के आवेश ले लिए, तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे है। बजाय इसके हम ये करेंगे कि ये वाला आवेश है और यहाँ इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु पर आप क्या करो, एक परीक्षण आवेश बिठा दो। परीक्षण आवेश के बारे में विशेष बात बता दूं बेटा, परीक्षण आवेश एकदम नगण्य रहता है। यस बेटा, परिमाण में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन हम उसको एकांक धनावेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एकांक धनावेश बोलते हैं। तो परीक्षण आवेश के बारे में कुछ विशेष बातें लिख देता हूं आपके लिए। परीक्षण आवेश, कुछ खास बात लिख देता हूं। परीक्षण आवेश, सुनते रहना, सीखते रहना, है ना। पहली पॉइंट यह है कि ये एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश होता है। एकांक धनावेश का मतलब इसका परिमाण एक है और धनावेश होता है ना। और ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। तीसरा, अपने प्रभाव नहीं दिखाता, अपने प्रभाव नहीं दिखाता। ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने किसके बारे में? परीक्षण आवेश के बारे में। ठीक है, इतनी बात जान लो बस, बहुत है। अब मैंने क्या किया, मुझे इस आवेश, स्रोत आवेश है, मतलब स्रोत समझते हो, जैसे नदी का स्रोत कहाँ से है, किसी चीज का स्रोत कहाँ से, उद्गम कहाँ से है, जन्म कहाँ से है, तो ये स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा अपने आसपास। तो कहीं कहीं हर जगह विद्युत क्षेत्र है, हर जगह विद्युत क्षेत्र है, हर जगह विद्युत क्षेत्र है। तो मैंने बोला कि इस स्रोत आवेश से r दूरी पर एक बिंदु है P बिंदु। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्रोत आवेश से r दूरी पर एक बिंदु है P बिंदु, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अर्थात विद्युत क्षेत्र को मैं E से दिखाऊंगा और E एक सदिश राशि होगी, E एक सदिश राशि होगी। तो अगर मैं बार बार E का प्रयोग कर रहा हूं तो E समझ जाना, E क्या है? E है विद्युत क्षेत्र। E क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। यार तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यार मैं ये वाली स्क्रीन बड़ी कर सकता हूं क्या बेटा? बोलो, चलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? कमेंट वाली, हाँ सुनो, बस ठीक है। चलो सुनो बेटा, है ना। तो ये है हमारे पास स्रोत आवेश, इसके आसपास पूरा विद्युत क्षेत्र, इसके आसपास। तो यहां से r दूरी पर एक बिंदु है P बिंदु, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पता है क्या करना पड़ेगा? तरीका सुन लो। बिंदु आवेश को, सॉरी परीक्षण आवेश को तुम अपना एक छोटा भाई मानो। क्या मानो? अब कहानी सुन लेना, मजा आ जाएगा। बिंदु आवेश नहीं, परीक्षण आवेश की बात कर रहे हैं। परीक्षण आवेश के गुण क्या क्या होने चाहिए? एक तो वो धनावेशित होना चाहिए, एक उसका परिमाण एक होना चाहिए, एकांक धनावेश होना चाहिए, बहुत छोटा होता है बेटा, और अपने प्रभाव नहीं दिखाता। मतलब ये कि मेरे सामने ये ठीक वैसी कहानी है कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, उस बहुत बड़ी चट्टान से प्लास्टिक की बॉल जाके टकराई, तो बड़ी चट्टान का कुछ नहीं होगा, प्लास्टिक की बॉल ही बोलेगी यार मैंने तेरे इफेक्ट झेल लिए, मैंने तो तुझे धकेल नहीं पाया, बल्कि तूने ही मुझे धकेल दिया। वो वाली कहानी है कि स्रोत आवेश के सामने हमने जो परीक्षण आवेश लिया है वो बहुत छोटा आवेश है। पहले बता, इतनी बात समझ में आई क्या? बच्चा बोल रहा है कि सर परीक्षण आवेश प्लस क्यों लेते हैं? बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने टेस्ट के लिए लिया है ना। अब परीक्षण आवेश है तो आइडियल कंडीशन है, इसमें कुछ रीजन नहीं है इसका कि परीक्षण आवेश को प्लस क्यों लेते हैं। जो भी बच्चा मुझसे बोल रहा है इसका कोई आंसर नहीं है, प्लस क्यों लेते हैं, बस ये मान के चलना, लिया गया है, शुरू से लिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए अब सुनते जाइए। हाँ, तो हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? अब एक लाइन से याद रखना, जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, मतलब E का मान निकालना होता है, वहां पर जाकर, ध्यान से सुनना, वहां पर जाकर अपने परीक्षण आवेश को बिठा दो। क्या बोल रहा हूं? जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहां पर जाकर अपने परीक्षण आवेश को बिठा दो और परीक्षण आवेश से पूछो कि तुझे क्या फील हो रहा है। तो वो बताएगा मेरे ऊपर जितना बल लग रहा है, तो बल यहां पर बिठा दिया मैंने परीक्षण आवेश। अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो बल बटे बल प्रति एकांक धनावेश। क्या बोल रहा हूं? बल प्रति एकांक धनावेश, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E बराबर F बटे Q नॉट, E बराबर F बटे Q नॉट।
अब सुन, अब धनावेश की, अब इसकी दिशा कैसे दूंगा? अब दिशा देखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये भी एक सदिश राशि है। तो जिस तरह से हम बल पढ़ते थे कूलाम के नियम में, वहां पर हम बलों का सदिश योग करते थे, इसी तरह से जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे ना, तो विद्युत क्षेत्र का भी सदिश योग करेंगे। इसलिए दिशा जान लीजिए। दिशा बहुत आसान है, सिंपल सी ट्रिक बना रखी है अपन ने। यहाँ पर कौन सा आवेश बिठा रखा है आपने? धनावेश। अब ये धनावेश है, अरे यार एकांक धनावेश है ना, परीक्षण आवेश है। तो ये परीक्षण आवेश पर इस स्रोत आवेश के कारण से बल किधर लगेगा? बल की दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगी। अरे बल की दिशा इस स्रोत आवेश पर, इस स्रोत आवेश पर जो बल लगेगा, इस परीक्षण आवेश पर, इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा इस स्रोत आवेश के कारण, वो किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। अरे भैया ये धनावेशित तो प्रतिकर्षित करेगा, तो ये स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश को धकेलने की कोशिश करेगा। किधर धकेलेगा? इधर धकेलेगा। और जिस दिशा में बल की दिशा होती है ना, यकीन मानिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही हो जाएगी। जिस दिशा में आपके बल की दिशा हो गई, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जाएगी। तो बताइए इस धनावेश के कारण से इस बिंदु P पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखनी है, तो पहले तो मुझे बल की दिशा पता होना चाहिए। बल की दिशा पता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पता है। सर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में होगी। इतनी लाइन मेरी दिमाग में रखना है ना। तो ये वाला स्रोत आवेश है। अब फिर से सुन लो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से सुन लो, थोड़ी पिक्चर है। देखो नई चीज पढ़ रहा है ना विद्युत क्षेत्र, तो थोड़ा उठाने में मुझे समय लगेगा। और एक बार इसको उठा के तुमने अपने कंधों पे संभाल लिया ना इस चीज को, यकीन मानिए स्पीड पकड़ लूंगा मैं, स्पीड पकड़ लूंगा। लेकिन पहले एक चीज शुरुआत हो रही है तो थोड़ा संभालना बेटा, है ना। स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र है। कहीं ऐसा क्षेत्र मानो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि कहीं हर जगह क्षेत्रीय क्षेत्र है, हर जगह क्षेत्रीय क्षेत्र है। मुझे किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु पर जाकर, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी होती है, उस बिंदु पर जाकर किसको बिठा दोगे? अपने छोटे भाई को। जाओ भैया बैठ जाओ। कौन है अपना छोटा भाई? परीक्षण आवेश। उस परीक्षण आवेश को जाके बिठा दो। अब परीक्षण आवेश से पूछो भाई फोन पे कि हाँ भाई तुझे क्या फील हो रहा है, तो वो बताएगा बल प्रति एकांक आवेश। वहां कौन बैठा है? विद्युत आवेश बैठा है, मतलब परीक्षण आवेश बैठा है। बल बटे आवेश ही मुझे क्या पता चल जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सोच के देख, तुझे मैं फील करवाता हूं। अगर ये फील आ जाए तो देख मजा आ जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। यहां बिल्कुल पास होने पर, ये उत्तरी ध्रुव अगर पास होंगे तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा, थोड़े दूर होंगे तो प्रतिकर्षण बल कम, और दूर होंगे तो प्रतिकर्षण बल कम। ये वैसी ही कहानी है। स्रोत आवेश के ये कैपिटल क्यों है? अगर यहीं पर कोई आवेश रख दोगे तो बल ज्यादा, बोलेगा थोड़ा दूर कर लो तो बल थोड़ा कम, थोड़ा दूर कर लो, बल थोड़ा कम, थोड़ा दूर कर लो, बल थोड़ा कम, थोड़ा दूर कर लो, बल थोड़ा कम। अर्थात ये है बेटा कि ये स्रोत आवेश के कारण से किसी बिंदु P पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस स्रोत आवेश पर लगने वाले बल को देख लो। बल प्रति एकांक धनावेश ही मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। चूंकि मैंने सदिश रूप में लिखा है, तो F सदिश बटे Q0 लिख सकते हैं इसको। E सदिश बराबर F सदिश बटे Q0 सदिश। और सुनो, अब सुनो बेटा, ये तो मैंने लिख दिया E सदिश बराबर F सदिश बटे Q0 सदिश, और F और विद्युत क्षेत्र की दिशा वो होगी जो बल की दिशा होगी। ठीक है, हाँ। तो ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की कहानी। तो दिशा आप कैसे रखोगे? इस परीक्षण आवेश पर, ये धनावेश पर बल की दिशा देखो, जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। खत्म बात यार, सीधी सी बात है। बस अब हम निकालना चालू करेंगे। अब सुन बेटा, अब मैं इसका परिमाण निकालना चाहता हूं, तो E बराबर होता है F/Q0, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर। अब अगली हेडिंग हमारी क्या है? ये तो मैंने समझा दिया आपको विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होता है अब इस पर मैं आगे बात करूंगा डिटेल में। सुनो, मान लीजिए कि सर ये है बिंदु आवेश, स्रोत आवेश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। मेरा हेडिंग क्या है? हेडिंग है बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से किसी r दूरी पर, यहां से किसी r दूरी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने P बिंदु मान लिया। इस P बिंदु पर मैंने एक परीक्षण आवेश बिठा दिया।
ये परीक्षण आवेश एक एकांक आवेश है और धनावेश है, एकांक आवेश है और धनावेश है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ये है हमारा टास्क। सर इसका फॉर्मूला पता चल जाए फिर हम सारी कहानी निकाल लेंगे। बच्चे ने आंसर भी दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। यस बेटा Q बाय R स्क्वायर है, लेकिन आता कैसे वो सुन लो। अभी हमने जाना कि सर E बराबर F बाई Q, तो F बराबर QE, या ऐसे लिख लो E बराबर क्या पढ़ा अभी हमने बताओ। E बराबर हमने क्या पढ़ा सर, E बराबर हमने पढ़ा F/Q0। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा। अब सर अगर F का मान निकालो तो F का मान तो बेटा कूलाम के नियम से निकाल सकता हूँ। दो आवेश है, एक परीक्षण आवेश है, स्रोत आवेश है। अरे यार ये परीक्षण आवेश है ना, दो आवेशों के मध्य और कुछ निश्चित दूरी r पर रखे हैं, तो बताओ बल कैसे लिखते हो, बताओ बल कैसे लिखते हो। तो सर लिखते हैं K कैपिटल Q लिखेंगे ना, यहाँ पर कैपिटल Q है ना, K कैपिटल Q स्मॉल Q0 बटे R स्क्वायर। ये लिखेंगे हम बल, ये लिखेंगे हम बल K Q0 बटे R स्क्वायर। ठीक है सर, ये बल आया, बल के मान को यहाँ रख दीजिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी K Q0 बटे R स्क्वायर इंटू Q0 से Q0 को मार दिया, E बराबर K Q बटे R स्क्वायर। कोई आधी रात को भी तुमसे पूछे, कोई नींद में भी जगा के तुमसे पूछे कि बता बिंदु आवेश के कारण से किसी निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे लिखनी होगी, तो प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी लिखी जाएगी E बराबर KQ बाय R स्क्वायर, जहाँ K का मान होता है, जहाँ K का मान होता है 1/4 पाई। K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K का मान यहाँ रख दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी, ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है क्या यार। कैपिटल Q क्या होता है बेटा, कैपिटल Q आवेश है, कैपिटल Q स्रोत आवेश है। बड़ा मान लिया, मानने की तो बात है, मैंने बड़ा मान लिया इसको, तो कैपिटल Q आवेश है ना बेटा। अरे यार कैपिटल Q आवेश है ना, और K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और गणित में अगर हम देखें तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आगे आगे हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे वाली चीज़ें साफ होती जा रही हैं। प्यारे बच्चों अगर साफ कर दिया ना पीछे वाली चीज़ें तो यकीन मानिए ख़त्म हो जाओगे, यकीन मानिए ख़त्म हो जाओगे। इसलिए पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए, पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहानी है। चलो बेटा, तो ये कहानी समझ में आ गई। तो अगर किसी बिंदु आवेश के कारण, देखो हमारी हेडिंग क्या थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बिंदु आवेश ही तो है। अरे ये बिंदु आवेश ही तो है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश ही था जिसको हमने स्रोत आवेश भी नाम दिया है। इसके कारण किसी निश्चित दूरी r पर एक पॉइंट है, एक बिंदु है P, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तरीका यही है कि उस बिंदु पर आप परीक्षण आवेश को बिठा दीजिए। जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर परीक्षण आवेश को बिठा दीजिए और परीक्षण आवेश से फोन करके पूछिए कि भाई तुझे क्या फील हो रहा है, तो वो बताएगा तुम्हें कि मुझे क्या फील हो रहा है। वो बोलेगा F/Q0, क्या बोलेगा F/Q0, और बल निकाल लीजिए। दो बिंदु आवेशों के मध्य बल कैसे निकाला जाता है, कूलाम के नियम से। F का मान यहाँ रख दीजिए, Q0 से Q0 कट जाएगा, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर आ जाएगा। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक K का मान यहाँ रखोगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। कहानी खत्म हो गई। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं किसी को यहाँ पर कोई संकट नहीं आया होगा, किसी को यहाँ पर कोई संकट नहीं आया होगा। अब बेटा अगर यहाँ पे आपको और थोड़ा स्पेसिफिकली लिखना है ना, तो यहाँ लिमिट लगा दो। लिमिट का मतलब समझते हो, Q0 बहुत छोटा है। देखो इसको और सही तरीके से लिखे ना तो हम ये भी लिख सकते हैं, हालांकि ये भी सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट है। E सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इससे परेशान मत होना, मैं इसीलिए नहीं लगा रहा था। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब समझते हो? अरे तुम तो जेई वाले बच्चे हो, तुम्हें तो पता होनी चाहिए। लिमिट समझते हो, सीमा।
चैप्टर भी है ना तुम्हारा मैथमेटिक्स में, गणित में चैप्टर भी है सीमाएं। तो क्यू नॉट, इसका मतलब है क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब क्यू नॉट जीरो की तरफ जा रहा है पर जीरो नहीं है। क्यू नॉट जीरो की तरफ जा रहा है मतलब बहुत छोटा है क्यू नॉट। इसका मतलब बस इतना ही है कि क्यू नॉट बहुत छोटा है, क्यू नॉट जीरो की ओर अग्रसर है परंतु जीरो नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, जीरो की ओर अग्रसर है परंतु जीरो नहीं है। जीरो नहीं कर देना बच्चों, जीरो कर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, एफ बटे क्यू नॉट, ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। बोलो यार, अरे कोई दिक्कत है क्या? और अगर मुझे सदिश रूप में लिखना होगा तो मैं सदिश रूप में भी इसको लिख सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कैसे लिखेंगे सदिश रूप में? तो बेटा इसकी दिशा मान लेते हैं सर आर कैप है। आर कैप क्या है? एक एकांक धनावेश है, सॉरी एकांक वेक्टर है, एकांक सदिश है। आर कैप क्या है? एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। और याद करो एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, उसी सदिश में अगर उसी सदिश के परिमाण का भाग दे दूं, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो प्राप्त सदिश क्या होता है? एकांक सदिश होता है। तो इसको हम अगर मैं, ये तो हो गया परिमाण, ये तो हो गया परिमाण। अगर इसी चीज को मैं दिशा के साथ लगूं तो ई सदिश बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया सर। और आर कैप का मान यहाँ रख दीजिए तो ई बराबर कितना आ जाएगा? के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप का मान रखोगे आर सदिश बटे आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो के क्यू बटे आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर सदिश। ये हो जाएगा बेटा सदिश रूप में, ये हो जाएगा सदिश रूप में। कुछ भी नहीं है, सिर्फ गणित है बच्चा, डरना मत यार। मैं जितना लिखाता जा रहा हूँ उतना लिखते जाओ, जितना बताता जा रहा हूँ उतना नोट करते जाओ, समझ में आता जाएगा। यकीन मानो समझ में सब कुछ आएगा, रहेगा कुछ भी नहीं, यकीन मानिए। तो ये कहानी है। बस दो चीज याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। एक तो तुम ये फॉर्मूला याद रखना, ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए। किस चीज का सूत्र है बताओ, किस चीज का सूत्र है बताओ, अपने मन में दोहराओ। सर ये सूत्र है एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश या स्रोत आवेश के कारण किसी निश्चित दूरी r पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू है स्रोत आवेश, आर है जिस बिंदु पर निकाल रहे हो, और जहां से जिस आवेश के निकाल रहे हो, स्रोत आवेश से, जिस स्रोत आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी है, उस बिंदु P तक की दूरी है। बोलो बात समझ में आई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या रहता है सर? नहीं ये अलग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। क्या रहता है सर? क्या बोल रहा है? भोले राम कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सदिश रूप में। अरे क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो कोई ना कोई दिशा होगी, क्योंकि सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो परिमाण तो हमारे पास ये रख के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन दिशा कहाँ से लाओगे? दिशा लाने के लिए आप क्या करोगे बेटा? इस स्रोत आवेश के कारण से निकाल रहे हो तो जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उसी की तरफ वो रहा बिंदु, वो बिंदु जहां पर मुझे निकालना है। तो आर कैप की दिशा इधर आ जाएगी। एकांक धनावेश क्या होता है, सॉरी एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश वो होता है जो सिर्फ जिसका परिमाण तो एक होता है, वो दिशा देने में काम आता है। तो उसी सदिश में अगर उसी सदिश के परिमाण का भाग दे दोगे तो एकांक सदिश आ जाएगा। तो ये आ गया देखो परिमाण और ये आ गया दिशा। अब इसे आर कैप की जगह अगर ये रख सकते हो तो आर सदिश बटे आर और आर क्यूब हो जाएगा, तो आर सदिश, तो के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर सदिश। क्लियर हो गया? ये भी तुम्हें याद रखना है। क्या लिखना हूं? याद रखना है बच्चा। बात समझ में आनी चाहिए, कहानी समझ में आनी चाहिए, याद रखना है। सुनते रहना, सीखते रहना, जिंदा रहना, है ना? प्रतिभ क्या लिख रहा है? प्रतिभ हिंदी में लिखो, प्रतिभ पता नहीं। अभिषेक बोल रहा है बेटा एग्जाम्पल देंगे ना, क्यों परेशान हो रहा है? ले एग्जाम्पल दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? चलो अब पहले तो बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के गुण क्या क्या होते हैं। अब हम जो है पूरा लिख के लाए हैं। लिख के इसलिए लाए हैं ताकि समय बचेगा, फटाफट करवा देता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है बेटा कि मैं आपको यहाँ लिखूँ, इसलिए फटाफट सुन लो।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के गुण। अगला हेडिंग वो एग्जाम्पल जो देने की बात करें, एग्जाम्पल मैं ले लूंगा, लेकिन पहले जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखता जा। यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल सर, अभी अभी आपने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात ई सदिश। अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं? यह सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ई से दिखाते हैं। इसकी दिशा, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे देंगे? इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल के समान होती है। सर बिल्कुल वही बात है जो आपने बताई। क्या क्या परीक्षण आवेश को बिठा दो और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को देखो। अगर परीक्षण आवेश पर बल की जो दिशा है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। प्यारे बच्चे, यही बात समझ में आ रही है क्या? वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। हाँ, तो यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होगी जो धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा होगी। सोच के देख। अब तुझे और थोड़ा सा फील कराता हूँ, आ जाओ मेरे पास। कि मान लो सामने सोर्स चार्ज है, सामने स्रोत आवेश है, ध्यान से सुनना, सामने स्रोत आवेश है, उसके आसपास सब जगह विद्युत क्षेत्र है, कल्पना कर लो सब जगह विद्युत क्षेत्र है। मैं एक एकांक धनावेश हूँ, मुझे एकांक धनावेश को तुमने उस विद्युत क्षेत्र में बिठा दिया तो मैं बल का अनुभव करूंगा। तो जितने बल का अनुभव करूंगा प्रति एकांक धनावेश, तो मैं क्या बोलूंगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0, और F का मान KQ/Q0/R²। तो वहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आ जाता है KQ/R²। तो ठीक है, दिशा मैंने देखना बता ही दिया। उस बिंदु पर धनावेश रख दो, परीक्षण आवेश रख दो, और जिधर उस पर बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इससे दूर, जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इसकी ओर होती है। ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा। ये दूसरे नंबर का पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा। ये धन आवेश है, स्रोत आवेश है। अरे यार है या नहीं है? ये स्रोत आवेश है। अगर अब यहाँ एक परीक्षण आवेश बिठा दो, यहाँ एक परीक्षण आवेश हमेशा एकांक धनावेश होता है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। परीक्षण आवेश हमेशा एकांक होता है और धनावेशित होता है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहले मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव धनावेश ले रहा हूँ, तो इस पर बल किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा, और जिधर बल की दिशा होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये धनावेशित है या धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी। और अगर यही ऋणावेश होता तो वापस से यहाँ पर परीक्षण आवेश बिठाता, परीक्षण आवेश अभी भी मेरा धनावेशित रहता। अब इस पर जो बल की दिशा होती वो आकर्षण की होती, क्योंकि सर ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, आकर्षण होता, बल इधर लगता, और जिधर बल की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जब ये ऋणावेश होगा तो ऋणावेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और धनावेश होता है तो धनावेश से दूर की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। दोनों बातें मेरी तुमको समझ में आ गई होंगी, दिल और दिमाग दोनों में छा गई होंगी। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना का जवाब दे दो। तो अभी क्या बोल पॉइंट है, अब इनको याद भी रखना है। मैं इनको देखो समझा तो रहा हूं तुम्हें, लेकिन इनको याद भी रखना है। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इससे दूर होती है। देखो धनात्मक आवेश है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इससे दूर। ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इसकी ओर होती है। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा आ जाते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अभी बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, न्यूटन प्रति कूलाम कैसे आया? न्यूटन प्रति कूलाम देख, विद्युत क्षेत्र F/Q0, बल को लिखते हैं न्यूटन, और Q है आवेश को लिखते हैं कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई सर न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई न्यूटन प्रति कूलाम। हो गया सर कहानी? लो ये भी क्लियर है। अब विमीय सूत्र कैसे लिखोगे बेटा, बताओ? न्यूटन का कैसे लिखोगे? न्यूटन क्या है? बल है ना, तो बल का विमीय सूत्र mLT-2। और आवेश का कैसे लिखोगे? आवेश का लिखोगे AT। अरे Q बराबर IT, धारा इंटू समय। बोलो बेटा, है ना? हाँ बेटा चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, सुनो, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? देखो ML, एक T यहाँ पर है नीचे और 2T माइनस के 2T ऊपर है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो T-3 बन जाएगा, और A-1। ये लो इसका विमीय सूत्र, मैच कर लो, वही है क्या? mLT-3 A-1, खत्म हो गया विमीय सूत्र। अरे बोलो याद रखोगे? अब पांचवा सुन लो, धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋणात्मक पर विपरीत दिशा में होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। बात समझ में आई क्या? अब पता है कभी कभी क्या होगा, तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें ये चीज दे दी जाएगी
क्या दे दी जाएगी, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था दूसरे नंबर का पॉइंट, और ये वाला पॉइंट अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ 5वें नंबर का पॉइंट। क्या है बेटा, उन्होंने बोला है कि धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। मेरी बात ये याद रखना, गोल्डन पॉइंट है, मेरी प्यारी बिंदु लगा लेना, इसको क्या लगा लेना, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु, पूरे में यही सबसे प्यारी बिंदु है, मेरी प्यारी बिंदु, रट लेना, जीवन में काम आएगी। सुन लो, मैंने बोला कि मान लीजिए आपके पास कहीं पर विद्युत क्षेत्र है ई, इस तरह से कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल रेखाएं दे रखी हैं, आपके पास विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनावेश रखा हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनावेश रखा हुआ है, तो उस धनावेश पर जो बल आएगा वो उस दिशा में आएगा जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। किस दिशा में है विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में। ऐसा क्यों हो रहा है, सुन लो, F बराबर क्यू ई, अरे E बराबर F बटा क्यू, तो F बराबर क्यू ई। अब आवेश तो सर अदिश राशि है, आवेश तो अदिश राशि है, तो जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, या यूं कह दीजिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वही बल की दिशा है, पहली बात तो। अब सुन, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अगर आवेश धनावेशित है तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर आवेश ऋणावेशित है तो ऐसे लिखा जाएगा। अरे यार माइनस क्यू ही लिखा, माइनस क्यू ही तो लिखोगे, तो इसका मतलब यह है कि प्लस है, इसका मतलब है कि बल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। और अगर ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, और कोई ऋणात्मक आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में रखा हो, और कोई ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो है इधर, और उस ऋणात्मक आवेश पर बल लगेगा इधर। तो ध्यान रखना, यहाँ दो चीजें निकल के आती है, दो चीजें ये निकल के आती है कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनावेशित कण रखा है तो उस पर बल उसकी दिशा में लगेगा, उस पर बल उसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और अगर वहीं कोई ऋणावेशित कण रखा हो, अगर कोई ऋणावेशित कण रखा हो तो बेटा विपरीत दिशा में लगेगा विद्युत क्षेत्र की। बच्चा बोल रहा है, पहले बताओ कहानी समझ में आई क्या? एक बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो, अभिलाष राणा। और बाकी बच्चों कितनों को रिपीट करना है, फटाफट बोलो। अरे बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो यार। सुनो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि यार मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, किधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब ध्यान से सुनना बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, अगर उसमें मैंने धनावेश को रख दिया तो उस धनावेश पर बल आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। F बराबर क्यू ई से तो लिखते हो, F बराबर क्यू ई से लिखते हो बेटा, रिपीट ही कर रहा हूं सुन ले, F बराबर क्यू ई से लिखते हो, ठीक है। अगर आवेश धनावेशित है, ये देखो धनावेश लिया है, तो बल जो आएगा उस पर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। और अगर आवेश तुम्हारा ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित है तो ये माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि बल और विद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में। यहाँ ऐसे लिख लो, माइनस चिन्ह यह दिखा रहा है, माइनस चिन्ह यह दिखा रहा है कि बल व विद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में है। बल व विद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में है। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो यार, बात समझ में आई? बोलो बेटा, जो भी बच्चे बोल रहे हैं रिपीट कर दो, उनके लिए रिपीट है। तो कहानी याद रखना बेटा, अगर कोई धनावेशित विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो कोई धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल जो आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। और कोई ऋणावेशित कण अगर रखा है, कोई ऋणावेश रखा है, तो विद्युत क्षेत्र जो बल आएगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। ठीक है, ये लीजिए बेटा तीव्रता के गुण। बोलो यार, इस सब्जेक्ट में फील आया नहीं आया तो किस सब्जेक्ट में फील आएगा? बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए, ये रहे तीव्रता के गुण। तो ये वाली मेरी प्यारी बिंदु मैंने आपको समझा दी। और छठा, यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। किसी बिंदु पर किसी आवेश निकाय के कारण से विद्युत क्षेत्र के पृथक, यहाँ लिख लेना पृथक नहीं, पृथक आवेशों के कारण क्षेत्र तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। खैर, मैं समझा दूंगा इसको। ये ठीक वैसी कहानी है जैसे हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत में बल में किया था ना, हमने बल में किया था ना कि सब बलों को जोड़ दो, सब बल। मान लीजिए एक आवेश है, उसके आसपास 4 आवेश रखें,
एक आवेश है और उसके आसपास 4 आवेश रखे हैं, तो इन चारों आवेशों के कारण से जो विद्युत बल लिखते हो आप के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये सब जो लिखते हो, तो इन सभी बलों का सदिश योग करते हो कि नहीं करते। ऐसे ही बेटा अगर मान लीजिए आपके पास 50 आवेश हैं, आपके पास 50 आवेश हैं, उस 50 आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे लिखनी है, तो पहले आवेश के कारण से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E1 है। यही मेरी बात समझ में, पहले आवेश के कारण से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E1 है, दूसरे आवेश के कारण से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E2 है, तीसरे आवेश के कारण से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E3 है। तो यकीन मानिए E1, E2, E3, E4, E5, E6, E50 इन सभी को E50 तक इन सभी को सदिश योग द्वारा जोड़ेंगे। इसी चीज को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा गया है। यकीन मानिए यहाँ बिंदु है P बिंदु, क्या है P बिंदु, यहाँ बिंदु है P बिंदु। अब इस P बिंदु पर मुझे इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र लिखना है, तो कितना लिखोगे सर, E1 बराबर के Q1 बाय आर स्क्वायर, मान लेते हैं ये R1 दूरी पर है तो R1 स्क्वायर। ऐसे ही Q2 आवेश इस P बिंदु पर, तो E2 बराबर के Q बटे आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर, अरे यार R2 दूरी पर है। ऐसे ही Q3 आवेश इस बिंदु P से R3 दूरी पर है, तो E3 कैसे लिखोगे, के Q3 बटे R3 स्क्वायर। अरे बोलो, ऐसे E4 लिख दोगे के Q4 बटे R4 स्क्वायर। तो अब इन सबका है ना बेटा सदिश योग करना पड़ेगा। तो ई परिणामी जो मैं लिखूंगा ना, वो मैं ये लिखूंगा E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस E4 सदिश। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत बोले हैं, इसे ही अध्यारोपण के सिद्धांत बोलते हैं। हाँ, बच्चा बोल रहा है सर शादी में मैं भी आऊँगा, बाद में आएंगे, पहले पढ़ ले, ठीक है। हाँ, जेई है, जेई की तैयारी कर रहे हो, शादी वादी सब निकल जाएगी, सुनते रहो पहले। हाँ, तो ई सदिश क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश E1 प्लस E2 प्लस E4 प्लस E4। तो जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर लास्ट वाला एग्जाम्पल एक बार ले लीजिए, तो लास्ट वाला ले चुका हूँ मैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई जिसने भी पूछा है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये कहानी पूरी क्लियर है। अब बात करते हैं नई कहानी पर। पहले बताओ यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई, क्योंकि अब ये नया चीज चालू हो रहा है, अब ये नई चीज चालू हो रही है। विभिन्न आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यकीन मानिए जेई में जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर जेई में क्वेश्चन, अगर मैं जेई का पेपर बनाने वाला होता तो मैं यहीं से पेपर बनाता, इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर बनाता, इस पर्टिकुलर पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर बनाता, और पूछा भी है और बनाया भी है। ऐसा नहीं है कि वो बनाते नहीं है, वो बनाते भी हैं, ठीक है, वो बनाते भी हैं, ठीक है बेटा। चलिए बात समझ में आई, ठीक है यार। एक साथ है ना सारे कमेंट्स दिख जाएं, मतलब छोटा हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना बेटा। चलो समझ में आ गया। क्या दिया है, आवेशों के विविक्त वितरण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है, कैसे करने वाले हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनो बेटा। यस, बच्चा पूछ रहा है सर गॉस से, लेकिन नहीं, गॉस से नहीं, पहले मैं आपको करवाऊंगा कि विभिन्न आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। हेडिंग है हमारी आवेशों के विविक्त वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब देखो बेटा, हाँ हाँ ठीक है, वही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। पहले सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तभी क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो मजा भी आएगा, ताकि मुझे ये ना लगे कि यार ये चीज़ बताई नहीं है, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। इसीलिए पहले फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, कॉन्सेप्ट करते जाओ, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, फिर हल करेंगे अपन। अब सुन लो बेटा, बात नहीं करोगे, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर कॉपी कलम रोक दो और सुन लो, थोड़ी देर कॉपी कलम रोक दो और मुझे सुनेंगे, ठीक है। थोड़ी देर कॉपी कलम रोक दो, सुनो। मैंने बोला पहला, मैं इसमें 3 चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या है, रेखिक आवेश वितरण, रेखिक रूप से सतत आवेश वितरण बोल दीजिए, रेखिक आवेश, ऐसे लिखिए पूरा इसको, रेखिक रूप से सतत आवेश वितरण। दूसरा लिखेंगे बेटा, इसको दिखाते हैं लैम्डा से। किससे दिखाते हैं, लैम्डा। ये याद ही रखना है, लैम्डा, ठीक है। वितर क्या है सर, गिविंग वितर, क्या बोल रहा है बेटा, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। वितर क्या है, पता नहीं बेटा क्या बोल रहा है। दूसरा है बेटा
है ना, रैखिक रूप से हो गया, अपृष्ठीय रूप से, पृष्ठीय रूप से सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं यार, इसी पॉइंट से तो क्वेश्चन पूछते हैं वो असली। इवन जेई एडवांस की भी बात करूँ ना बेटा, जेई मेंस और जेई एडवांस इसको इंक्लूड कर देते हैं, लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है। तो हम काम की चीज पढ़ लेते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे आयतनी, आयतनी रूप से सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, इसको हम दिखाते हैं बेटा रो से। तो हमें मेन तीन चीजें पढ़नी है बेटा, ठीक है। यस, बच्चे ने आंसर भी दे दिया सर, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो सुनिए बेटा, पहला हम पढ़ेंगे ये, दूसरा हम पढ़ेंगे ये, और तीसरा हम पढ़ेंगे ये। चलिए तीनों की कहानी सुन लीजिए बेटा, क्या कहानी है। तो पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग यहाँ लगाएंगे। मैं तीनों को ऐसे 3 भागों में बांट के नहीं, डायरेक्ट यहीं हल करा देता हूँ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बच्चा ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा यार इस कॉन्सेप्ट में पढ़ के। अभी तक हमने ये पढ़ा कि यार किसी बिंदु आवेश, अब तक हम बात बिंदु आवेशों की कर रहे थे कि बिंदु आवेश के कारण से अगर किसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा, KQ/R²। या 2 बिंदु आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अगर मुझे बल निकालना है तो KQ1Q2/R²। एक चीज याद रखना बेटा, कूलाम का नियम जब भी लगाओगे बिंदु आवेशों के लिए लगाओगे, एक वस्तु के लिए मत लगा देना। कि मैंने बोला कि मान लीजिए ये आपके पास एक छड़ है, ध्यान से सुनना, कहानी शुरू हो चुकी है। मैंने बोला कि ये आपके पास एक छड़ है और इस छड़ पर एक आवेश है, धनावेश, सतत रूप से फैला हुआ है। सतत रूप से समझते हो? यस, बच्चों के आंसर भी आ गए सर, लैम्डा बराबर Q/L। बच्चों के आंसर भी आ गए, λ/QL। कहानी को सुनना बेटा, आंसर सुनना बेटा, λ/QL, है ना। सुनो, मान लेते हैं ये छड़ है और इस छड़ की लंबाई है L। इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, मतलब समझते हो सतत रूप से, मतलब आवेश प्रति लंबाई नियत है। मतलब लैम्डा को क्या बोलेंगे मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन आवेश कि यार प्लस इतना है, तो ऐसा नहीं है कि एक जगह तो प्लस प्लस बहुत ज्यादा कर दिया, फिर एक जगह प्लस प्लस दूर दूर कर दिया। ये सतत वितरण नहीं है। सतत मतलब बिल्कुल एक समान रूप से कि इतना प्लस 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 प्लस, हर जगह बिल्कुल सतत रूप से वितरित है, ठीक है। तो सतत का मतलब समझ में आ गया क्या, बिल्कुल एक समान रूप से आवेश वितरित है। किस पर, किस पर, इस छड़ पर। अब ध्यान से सुनना, इस छड़ पर। अब दिक्कत यह है, और यहां पर मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि यहां पर एक दूसरा आवेश है Q1 और इस पूरे पर आवेश है Q। इस पूरे पर आवेश फैला हुआ है, पूरे पर आवेश फैला हुआ है लंबाई में, और पूरा जो आवेश लंबाई में फैला हुआ है उसका पूरा मान है कैपिटल Q। मैंने बोला बता इन दोनों के बीच में कितना बल होगा। तो प्यारे बच्चों मात मत खाना, यहाँ पे गड़बड़ी करने वाला पॉइंट बताना, यहाँ लिख देना गलती वाला पॉइंट, कान खड़े कर देना, गलती वाला पॉइंट है ये। बच्चों यहाँ कूलाम का नियम तो मत लगा देना यार, ये पाप तो हम नहीं करेंगे सर, कूलाम का नियम नहीं लगाएंगे। क्या सीधा सीधा ये लगा दिया तुमने Q2 बटे, मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी है सर, दोनों के बीच की दूरी है R²। ये तो मत लगा देना, क्योंकि कूलाम का नियम जब भी लगाओगे ना 2 बिंदु आवेशों के लिए लगाओगे। सर ये तो बिंदु आवेश है, लेकिन ये बिंदु आवेश नहीं है, ये रैखिक आवेश है, रैखिक रूप से फैला हुआ है, पूरी रेखा में एक साथ फैला हुआ है। बोलो यार, पूरी रेखा में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? तो ये रैखिक रूप से है। बोलो बेटा, पूरी रेखा में फैला हुआ है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बोलो यस। बेटा जो तूने बताया है KQX/R² + X² की पावर 3/2, बेटा ये आवेशित वलय के कारण से बताया है। किसके कारण से बताया? वलय के कारण से। उसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताया। उसका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा, अभी आज ही करवाऊंगा, लेकिन पहले ये सुन ले, है ना। तो यार ये कूलाम का नियम तो मत लगा देना इस तरह की चीजों में। क्यों? क्योंकि सर ये बिंदु आवेश नहीं है। अगर ये बिंदु आवेश होता तो मैं सीधा सीधा KQ1Q2/R² लगाता, इस चीज को मैं मानता हूं। तो बिंदु आवेश नहीं है। अब करना क्या होता है बेटा, अब सुन ले,
छोटू सा आवेश मानना पड़ेगा। इस पूरी लंबाई में Q आवेश है, तो पूरी लंबाई मतलब पूरी L में अगर Q आवेश है, पूरी L लंबाई में अगर कैपिटल Q आवेश है, तो छोटू सी लंबाई में छोटू सा आवेश dq मानना पड़ेगा। और वो छोटू सा आवेश आपका एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा। कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं से समाकलन शुरू होते हैं। और यकीन मानिए बच्चे, अगर मैं पेपर सेट करता ना जेईई का, तो मैं तो यहीं से पूछता तुमसे, क्योंकि यार यही चीज़ है जो परेशान करती है बच्चों को, क्योंकि यहीं से तुम्हारे समाकलन चालू होंगे, यहीं से फिजिक्स में मैथ चालू हो जाती है। और मैथ इतने अच्छे लेवल की पूछते हैं इसमें कि आपको परेशान कर देते हैं, है ना, यकीन मानिए। चलें आगे, सुनना आप ध्यान से। तो ये आ जाएगा F बराबर। अब ये चीज़ यहाँ नहीं लगा सकते ऐसे ही बेटा, ये तो रहने रेखिक रूप से। अगर मान लीजिए ऐसे ही मैं सतह से बोल दूं कि मान लीजिए ये सतह है आपके पास, ये एक सतह है आपके पास, एक प्लेट है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास आवेश फैला हुआ है सतत रेखीय रूप से आवेश फैला हुआ, सॉरी पृष्ठीय आवेश, मैंने क्या बोला दूसरा, पृष्ठीय रूप से आवेश का वितरण है, पृष्ठ पर फैला हुआ है आवेश, अरे आवेश पृष्ठ पर फैला हुआ है। और यहाँ से r दूरी पर इस बिंदु पर मैंने बोला कि एक बिंदु एक आवेश है Q2 और इस पर कैपिटल Q आवेश है। मैंने बोला बता बल बता, तो बल के लिए तब भी ये नहीं लगाओगे। या पूरे की पूरे एक आयतन में फैला होता, पूरे की पूरे आयतन में फैला हुआ होता, तो पूरे की पूरे आयतन के लिए तुम 3D चित्र बना लो। ये 3D चित्र समझते हो, ये पूरा पूरा गोला है, पूरे गोले में फैला हुआ है आवेश, सतत रूप से वितरित है, सतत रूप से वितरित है। तो यहाँ से r दूरी पर मैंने बोला कि यहाँ पर एक आवेश है Q2 और इस पर कुल आवेश है Q, तब भी आप नहीं लगा सकते। यह है पृष्ठीय आवेश, यह है आयतनीय आवेश और यह रेखीय आवेश रूप से सतत वितरण। अब फंस गए हम, अब फंस गए गुरु। क्या, क्यों फंस गए? क्योंकि सर ना ही तो हम कूलाम का नियम लगा सकते, और अगर कूलाम का नियम नहीं लगा सकते तो फिर सर बच्चे बोल रहे हैं सर आप परेशान करना चाहते हैं। नहीं बेटा, परेशान नहीं करना चाहता, मैं तो आपको हल देना चाहता हूँ। ठीक है, E बराबर K लैम्डा। हाँ, जिनको ये आंसर याद है वो रखिए, हम निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, है ना। सुनो कहानी क्या है। तो पृष्ठीय रूप से आवेश वितरण, रेखीय रूप से, और आयतन समझते हो, पूरे आयतन में फैला हुआ है। ये ठीक वैसी कहानी है बेटा। अगर मैं तुमको समझाऊं कि यार मान लीजिए ये पृष्ठ है, अगर मैं तुमको समझाऊं ये पृष्ठ है, तो इस पर आवेश फैला हुआ है, पूरे पर इस पर आवेश फैला हुआ है, ये हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर मैं तुमको रेखिक रूप से समझाऊं तो रेखिक रूप से मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये रॉड है, एक छड़ है जहां पर प्लस 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 फैला हुआ है, ये हो गया रेखिक रूप से। और अगर मैं आयतनीय रूप से समझाऊं तो आयतनीय रूप से इमेजिन कर लो 3D में है आवेश, सब जगह फैला हुआ है। ठीक है, अगर तुम इसके कारण से बल नहीं निकाल सकते, अगर ऐसे सीधा KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर नहीं लगा सकते, कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, तो यकीन मानिए जब बल नहीं आएगा तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है बल बटे एकांक धनावेश, बल बटे एकांक धनावेश। या KQ बाय R स्क्वायर जो सूत्र हमने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण, वहां पर हेडिंग ही मैंने क्या लिखी थी, बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बाय R स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये बिंदु आवेश थोड़ी ना है, तो ये सूत्र तो फेल हो गया। ये बिंदु आवेश कतई नहीं है। अगर ये बिंदु आवेश नहीं है ना, तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और बिंदु आवेश के लिए फिर हमें छोटू सा मानना पड़ेगा। छोटू सा आवेश मानिए, कूलाम का नियम लगाइए और समाकलन कर दीजिए, आंसर बराबर आ जाएंगे, बिल्कुल निकल के आ जाएंगे। तो यहां से चीजें डिफाइन करी गई। क्या चीजें डिफाइन करी गई? सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं लैम्डा की, मैं बात कर रहा हूं सिग्मा की, और मैं बात कर रहा हूं रो की। ठीक है, लैम्डा, सिग्मा, रो। अब इनके मतलब पता होने चाहिए आपको। क्या है? लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा को हमने बोला है रेखिक रूप से सतत आवेश वितरण, पृष्ठीय रूप से सतत आवेश वितरण, आयतनीय रूप से सतत आवेश वितरण। हमने यहाँ क्रॉस क्यों लगाया है? क्रॉस इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि हम इस तरह की चीजों के लिए कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, तो हमें छोटू सा एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो वितरण किस प्रकार से होता है देख लीजिए। रेखीय रूप से वितरण इस तरह से होता है, पृष्ठीय रूप से वितरण इस तरह से होता है, और आयतनीय रूप से आवेशों का वितरण अगर मुझे करना होगा तो मैं इस तरह से आयतन में आवेश फैला दूंगा, इस तरह से उसकी पृष्ठ पर आवेश फैला दूंगा, और इस तरह से उसकी लंबाई पर आवेश फैला दूंगा। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक वलय है, वलय समझते हो, रिंग, चूड़ी, कड़ा, जो बोलना हो बोल दीजिए, एक वलय है तुम्हारे पास। उस वलय पर अगर मैंने आवेश बिठा दिया, उस वलय पर मैंने आवेश वितरित कर दिया सतत रूप से, तो और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बताइए
आवेश जो है वो रेखीय आवेश घनत्व लोगे, रेखीय आवेश घनत्व लोगे, है ना, इसको रेखीय रूप से सतत आवेश वितरण बोल दीजिए, रेखिक आवेश घनत्व बोल दीजिए, इनको ज़्यादा सही लगेगा, है ना, इनको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, रेखिक आवेश घनत्व बोल दीजिए, है ना, या ऐसे लिख दो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, है ना, क्या बोलेंगे बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको बोल दीजिए आयतनीय आवेश घनत्व। बोले बात समझ में आई क्या? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व लैम्डा सिग्मा क्यू रो। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, हाँ, तो अगर मैंने जैसे मुझे पृष्ठीय रूप से आवेश फैलाना होगा तो पृष्ठीय रूप से आवेश इस तरह से फैलाऊंगा, और रेखिक रूप से फैलाना होगा तो रेखिक रूप से इस तरह से फैलाऊंगा। अब हमारा मेन कहानी, अब हम यहाँ आए, मैंने देखो आपको क्या किया, मैंने आपको अच्छा, हम बात कर रहे थे वलय के बारे में, तो वलय पर जो आवेश फैला हुआ है, चूड़ी ले लो, चूड़ी समझते हो क्या, एक कड़ा समझते हो क्या, कड़ा इमेजिन कर लो, उस पर आवेश ऐसे मैंने उसकी परिधि पर आवेश फैलाया है, उसकी परिधि पर मैंने आवेश फैलाया है, और मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूं कि बताओ इसको तुम किस में मानोगे, लैम्डा में मानोगे, सिग्मा में मानोगे कि रो में मानोगे? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्या होते हैं मैं बताता हूं। बच्चा सिग्मा बोल देते हैं, पृष्ठीय, अरे पृष्ठ पे थोड़ी ना फैला है, फैला तो उसकी परिधि पर है, उसकी लंबाई पर है, यहाँ लैम्डा की बात करेंगे, सिग्मा की बात नहीं करेंगे। प्यारे बच्चे बात समझ में आ रही है क्या? अब एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो, बहुत देर हो गई, मुझे हाँ या ना नहीं पूछा मैंने तुमसे। हाँ, 10% बच्चे बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 20 बच्चों ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं। चलिए बेटा सुन लो, कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता क्या समझ में नहीं आया बेटा, आप कोशिश करो खुद से समझने की, आगे चलता हूँ बेटा। हाँ, तो लैम्डा का मान अभी पता है कैसे लिखूंगा, कुल आवेश Q बटे कुल आवेश Q मान लेते हैं। अब मैं चित्र बना के करता हूँ, है ना, चित्र बना के करता हूँ, फटाफट इसको निपटा देता हूँ, इसमें कोई खास बात बची नहीं है। सुन लो, पहले कहानी सुन लेते हैं कि सर मान लीजिए ये आपकी एक लंबाई की एक छड़ है जिसपे आपके आवेश फैला हुआ है सतत रूप से, ठीक है, सतत रूप से फैला हुआ है आवेश, और Q आवेश फैला हुआ है, इसका रेखिक आवेश घनत्व दे रखा है, इस रोड का दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है। हाँ, बच्चे बोले सर हम ढल चुके हैं सर, और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। धर्मराज तिवारी परेशान मत हो, एक ही छड़ के ऊपर धन भी डालूंगा, एक ही छड़ के ऊपर ऋण भी डालूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, आगे तो बढ़ने दे, पहले केस तो कराने दे, ठीक है। तो ये धनावेशित है, ये रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है, और किसी बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोल दे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोल दे, तो यार कैसे निकालूंगा मैं? सीधा तो नहीं लगा सकता KQ/R², तो फिर मैं क्या बनूंगा, एक अल्पांश मानूंगा DL लंबाई का, उस DL लंबाई के अल्पांश पे, तो मैंने एक छोटा सा लंबाई का अल्पांश माना, DL लंबाई का अल्पांश, इस DL लंबाई के अल्पांश में मैंने बोला कि छोटू सा आवेश है DQ आवेश, तो तुम्हें पता है इतना सा मानना है कि यार ये जो DL लंबाई का आवेश है इसमें DQ आवेश है, कितना आवेश है बेटा? DQ आवेश है। अब ये DQ आवेश जो है वो बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा? बिंदु आवेश। अब आप स्वतंत्र हो कुछ भी लगाने के लिए, तो बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, R दूरी पर बिंदु P है। यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हो, E बराबर कैसे निकालोगे? Q नहीं DQ, Q नहीं DQ बटे R², छोटा सा विद्युत क्षेत्र आएगा, छोटा सा आवेश है ना DQ, छोटे से आवेश के कारण से छोटा सा विद्युत क्षेत्र। अगर इसी को मुझे बड़ा करना है तो समाकलन कर दीजिए सर, K DQ बटे R², समाकलन कर दीजिए सर, D समाकलन करोगे तो बड़ा आ जाएगा, K R² नियत है, और सर समाकलन कर लीजिए DQ कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो समाकलन करोगे तो सर आ जाएगा पूरी लंबाई का, आ जाएगा 0 से L का। इस तरह से करनी पड़ेंगे। और DQ कैसे निकालोगे? DQ की वैल्यू कैसे निकालोगे? लैम्डा जो होगा बेटा Q बाय DL। अरे यार बोलिए यार, Q बाय DL, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे यार ऐसे कर लो, DQ बाय DL कर लो इसको, DQ बाय DL, छोटी सी लंबाई DL में छोटू सा आवेश ही तो है, DQ बाय DL, तो DQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ सर? DQ की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू DL। अब DQ का मान यहाँ रख दे, DQ का मान यहाँ रखेगा E बराबर K बटे R², और यहाँ रखेगा DQ का मान लैम्डा इंटू DL
और ये आ जाएगी 0 से L, तो यहाँ रख देंगे लिमिट। इस चीज़ से परेशान मत होना, डराने के लिए नहीं है, क्वेश्चन करवाऊंगा जब तुरंत समझ में आ जाएगा। जितना आया समझ में उतना तुम्हारा, जो नहीं आया समझ में वो मेरा। जितना समझ में आया वो तुम्हारा, जो समझ में नहीं आया वो मेरा। बात खत्म कर दो, परेशान मत होना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना समझ में आया वो तुम्हारा, नहीं आया वो मेरा, ठीक है। बोलो यार। तो किया कुछ भी नहीं है, पूरी लंबाई में फैला है। मैं बाधित हो गया कि मैं गुलाम का नियम नहीं लगा सकता, मैं वो नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं। बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो, चलो रिपीट कर देते हैं। तो वो क्या दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी को चित्र बना के फिर मैं मिटा दूंगा कि यार ये आपके पास छड़ है, मान लो आपके पास छड़ है, कोई बात नहीं। जिसको भी नहीं समझ में आया पूरा रिपीट कर देता हूँ। मुझे पता है इसमें दिक्कत आती है, बच्चों को समझ नहीं आता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। थोड़ी सी एडवांस हो गई ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई बस। ये धनावेशित है, रेखीय रूप से वितरित है, पूरी रेखा में फैला हुआ है, रेखिक रूप से वितरित है। आवेश है Q, पूरा आवेश है Q, पूरी लंबाई है L। तो पूरी L लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है, पूरी L लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है, Q आवेश, कैपिटल Q। और हमने लैम्डा डिफाइन कर दिया कि यार इसका रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा है, और लैम्डा हम बोलेंगे आवेश प्रति लंबाई। लैम्डा क्या बोलेंगे, आवेश प्रति लंबाई, आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश प्रति एकांक लंबाई, ये है रेखिक आवेश घनत्व, ठीक है। अब सुन ले, तो हमें मान लो इस बिंदु पर, मैंने बोला कि इस बिंदु पर इस पूरे आवेश वितरण के कारण, इस पूरे आवेश वितरण, आवेश फैला हुआ है ना, इस आवेश वितरण के कारण से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले। तो तुम्हारे को नहीं आया कि यार सर कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैं KQ/r² तो नहीं लगा सकता, KQ/r² तो नहीं लगा सकता, मैं बाधित हूँ उस चीज़ के लिए। तो कोई बात नहीं, तो तुमने क्या किया, पूरी लंबाई L है तो तुमने छोटू सा एलिमेंट ले लिया DL, छोटा सा ले लिया DL। तो तुमने इतना सा ही तो DL लिया। अब ध्यान से सुनना, इस छोटे से में, इस छोटी सी लंबाई में छोटा सा आवेश होगा DQ। अरे पूरी लंबाई में बड़ा आवेश है Q, तो छोटी सी लंबाई में छोटा सा आवेश DQ। ये तो आता है ना अल्पांश लेना, छोटी सी लंबाई में छोटा सा आवेश होगा DQ। अरे बोलो यार, इस छोटे से आवेश के कारण से अगर मुझे विद्युत क्षेत्र लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, तो इस छोटे से आवेश के कारण से मुझे विद्युत क्षेत्र लिखना होगा, तो छोटा सा विद्युत क्षेत्र D। पूरे के कारण से विद्युत क्षेत्र अगर E है, पूरे आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र अगर E है, तो छोटे से आवेश के कारण DQ के कारण छोटा विद्युत क्षेत्र D। उसको कैसे, अब ये छोटा विद्युत, जो छोटा आवेश है DQ, ये तो बिंदु आवेश मान सकता हूँ ना, तो बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, KdQ/r²। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनको समझ में आ गया क्या। इस Q का मान तो बेटा दे दिया जाता है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, परेशान मत हो, क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, अभी मत परेशान हो, ठीक है। Q के मान क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, या लैम्डा का मान दे दिया जाएगा। शैलेंद्र पाल बेटा समझ में आया, उससे परेशान मत हो कि Q का मान कैसे निकालूंगा मैं। अरे हाँ या ना का जवाब दे दो। अरे बात समझ में आ गई शैलेंद्र पाल, है ना। तो बस अब यहाँ से क्या किया, फिर समाकलन किया। अब मुझे पता है D बराबर KdQ, देखो छोटा सा आवेश बटे r²। अब K नियत है, K तो मान नियत है, 9 × 10⁹। हाँ K तो नियतांक है, और R नियतांक है बेटा, R दूरी निश्चित है ना, निश्चित दूरी है R नियत है। तो D बराबर K और r² भी बाहर ले लिया, सिर्फ DQ बदल रहा है, क्योंकि यार इतनी सी लंबाई में DQ है, लेकिन हमें तो पूरी लंबाई का निकालना है। तो सोच के देख, पूरी लैम्डा बराबर Q/L, तो लैम्डा अभी भी नियत है, लैम्डा यहाँ D लैम्डा मत लिख देना, कभी छोटा लैम्डा नहीं होता, लैम्डा पूरा ही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे सर, छोटा सा आवेश छोटी लंबाई में है तो अभी भी लैम्डा ही, ये लैम्डा नियत है, ये लैम्डा नियत है, ठीक है। तो DQ/D लैम्डा DL, तो DQ का मान कितना आया, लैम्डा इंटू DL, DQ का मान यहाँ रख दे लैम्डा इंटू DL, तो DQ का मान यहाँ रख दे लैम्डा इंटू DL। लैम्डा नियत है बाहर ले ले, लैम्डा नियत है बाहर ले ले, तो समाकलन कर देंगे L से, तो 0 से लेके L तक समाकलन कर दो, या -L/2 से +L/2 तक का समाकलन कर दो, आंसर आ जाएगा। -L/2 से +L/2 तक का समाकलन कर दो, पूरी लंबाई L ही तो है, तो -L/2 से +L/2। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो बात समझ में आई क्या। यार मेरे को पता नहीं चल रहा तुम लोगों को मेरी कहानी समझ में भी आती है कि नहीं आती है, मुझे सच में नहीं पता चल रहा कि तुम लोगों को मेरी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यही कहानी है बेटा। अरे यार बोलो, अब बस वही कहानी है जो हमने रेखा के लिए किया, वही हम पृष्ठ के लिए करेंगे। कहानी समझ में आई क्या, कमेंट देख लेते हैं बेटा एक बार। अरे यार अब समझ में आ गया, शिशुपाल बेटा समझ में आ गया,
बोलो क्लियर है? जो भी बच्चे बोल रहे थे, जो भी बच्चे मुझे बोल रहे थे सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आया, 3-4 बच्चों ने बोला था इसीलिए मैंने रिपीट किया है। 3-4 बच्चों ने बोला, फटाफट फटाफट हाँ या ना का जवाब दे दो यार, फटाफट फटाफट हाँ या ना का जवाब दे दो। चलो आया, हाँ आया बच्चा आया, मौर्य का आ गया, प्रतिभा का आ गया, हाँ शाबाश बेटा शाबाश। चलो ठीक है, अब सुनो बेटा, हम बात कर रहे हैं सिग्मा, हम बात कर रहे हैं सिग्मा की, है ना। अब देखो अब क्या है, पृष्ठ पे फैला हुआ है, मान लीजिए ये पृष्ठ है ना, ये आपको पृष्ठ पे दे रखा है, ठीक है, ये पृष्ठ पे दे रखा है आपको, प्लस 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 आवेश वितरण दे रखा है, सतत आवेश वितरण। यहाँ से r दूरी पर आपसे पूछा है कि एक बिंदु है P बिंदु, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस पर Q आवेश दे रखा है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है। क्या दे रहा हूँ, अगर रेखिक रूप से फैला है तो रेखीय आवेश घनत्व दे रखा होगा लैम्डा, पृष्ठीय रूप से फैला है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा होगा सिग्मा। तो ये सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। बात समझ में आ रही है क्या? अब इसके लिए क्या करोगे, वही सर छोटा सा एरिया मानेंगे, जैसे यहाँ छोटा सा अल्पांश माना था, ऐसे यहाँ पर छोटा सा एरिया मानेंगे, क्षेत्रफल मानेंगे, जिसका क्षेत्रफल है dA, पूरे का एरिया क्षेत्रफल है A, पूरे का क्षेत्रफल है A, तो सिग्मा कैसे लिखेंगे, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगर मुझे छोटे से dA के लिए, छोटे से dA, इस छोटे से क्षेत्रफल में छोटू सा आवेश dQ फैला होगा, तो सिग्मा कैसे लिखोगे सर, छोटू सा आवेश प्रति छोटू सा क्षेत्रफल। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बाकी सब कहानी वही चलने वाली है बेटा, ये याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ खतरनाक है, कॉन्सेप्ट खतरनाक है, इसलिए शायद परेशानी भी हो सकती है, लेकिन परेशान होने नहीं दूंगा जब तक मैं बैठा हूँ, पर मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा, परेशान नहीं होने दूंगा, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा। और एक दिन का काम नहीं है ये, 2-3 दिन लगातार सीखोगे तभी समझ में आएगा। तुम सोचो आज ही मैं सीख के चला जाऊं, आज ही सीख के नहीं जा सकते, तो भरोसा रखे अच्छा ही सीखेंगे। तो सिग्मा बराबर Q बटा A, है ना। तो अब क्या करेंगे बताओ, छोटू सा क्षेत्रफल यही तो है बेटा, छोटू सा क्षेत्रफल यही तो है हमारा। अरे बोलो यार, छोटे से क्षेत्रफल में dQ आवेश फैला हुआ था, बोलो यार, अरे छोटे से क्षेत्रफल में dQ आवेश फैला हुआ था, और यहाँ से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो छोटे से आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र, छोटू सा विद्युत क्षेत्र, तो कितना आएगा बता, डी कितना आएगा। अब ये बिंदु आवेश की भांति तो कार्य करेगा, ये बिंदु आवेश की भांति तो कार्य करेगा। एक बात बताओ बेटा, हम जो ये छोटे अल्पांश मान रहे हैं इसीलिए तो मान रहे हैं ताकि मैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र लगा सकूं, और बाद में इसको बड़ा करने के लिए मेरे पास सांप है, समाकलन कर लूंगा। अरे बोल यार, तो डी क्यू बराबर क्या है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। डी क्यू का मान मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रहा डी क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। डी क्यू का मान यहाँ रख दे तो डी बराबर के सिग्मा इंटू डी ए बटे आर स्क्वायर। समाकलन कर देंगे तो बड़ा ई हो जाएगा, ये आ जाएगा के बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए और पूरे का क्षेत्रफल ए। अब डी ए का मान कैसे रखेगा, अरे यार देखना ये आ गया ना, अरे यार के बटे आर स्क्वायर सिग्मा इंटू डी ए। तो ये सूत्र तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। अब तरीका याद रह जाए तो बहुत शानदार चीज़ है, अगर तरीका याद रह जाए। ऐसे कोई वॉल्यूम मान लीजिए, कोई वॉल्यूम मान लीजिए मैंने वॉल्यूम मान लिया, है ना, जल्दी कर लेते हैं, अब तो समझ में आ जाएगा। आयतन ही मान लिया, कोई आयतन ही में फैला हुआ है, तो सोचो आयतन ही में, तो हम लोग इसको बोल देंगे आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व रो, क्या देंगे, आयतनीय आवेश घनत्व। तो मान लेते हैं सर ऐसा ही कुछ मान लेते हैं, 3D में कुछ भी मान सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 3D में एक छोटा सा अल्पांश मान रहा हूँ, छोटा सा अल्पांश मान रहा हूँ, पूरे में आवेश फैला हुआ है, पूरे में आवेश फैला हुआ है। थोड़ा सा अच्छे से अच्छा ही मानते हैं यार, माने तो, नहीं तो मत मानो, है ना। तो हमने पूरे में बोल दिया कि यार पूरा आवेश है ना, इसकी त्रिज्या है r और पूरे पे आवेश फैला हुआ है, पूरे का आवेश, पूरे का आयतन है v। यहाँ पूरे का क्षेत्रफल a था, यहाँ पूरी लंबाई l थी, पूरी लंबाई l थी। अब ऐसे ही है ना, पूरे का आयतन है v, तो यहाँ पर छोटा सा गोला मानो, तो छोटे से गोले का आयतन dv, और उस छोटे से आयतन में छोटू सा आवेश फैला होगा dq। तो यार ये छोटू सा ही तो गोला है, इसका छोटे से का आयतन dv और छोटू से आयतन में छोटू सा आवेश dq। अब ये बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है
डी निकाल लो। अरे डी नहीं, ई निकालनी है। तो क्या निकालेंगे, ई निकालने के लिए क्या करने वाले हो, ई निकालने के क्या कर रहे हो सर, पहले छोटू से के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डी कैसे निकालोगे बताओ सर, डी बराबर के, डी बराबर के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। अब सबसे पहले डी क्यू को, तो बेटा रो की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, रो बराबर, तो ये हो जाएगा कुल आवेश। कुल आवेश कितना माना आपने, कुल आवेश कैपिटल क्यू मान लिया। अरे यार बात समझ में आ रही है, कुल आवेश क्या मान लिया, कुल आवेश कैपिटल क्यू, कुल आवेश कैपिटल क्यू मान लिया। अरे बोलो यार, और आयतन कितना मान लिया, कुल आवेश कैपिटल क्यू, आयतन है वी। अगर मुझे छोटे से के लिए लिखना है तो छोटू सा आवेश छोटे से आयतन में, तो डी क्यू का मान रो इंटू डी वी, डी क्यू का मान यहाँ चिपका दीजिए, डी बराबर के इंटू रो डी वी। देखो तुलनात्मक बात करिए, बटे आर स्क्वायर, के को बाहर ले लो, रो को बाहर ले लो, समाकलन कर लो। देखो के को बाहर ले लो, भाई वही कहानी है, सब कुछ वही है। अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या, सब कुछ वही है सेम। अगर इसके लिए समझ में आया तो इसके लिए समझ में आएगा और इसके लिए भी समझ में आएगा। चीज़ बहुत खतरनाक वाली है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। डी को बड़ा कर लोगे, के बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और सिग्मा इंटू डी वी, और यहाँ आ जाएगा वी पूरे आयतन का। ठीक है, अब यहीं से हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, यहीं से फंडे क्लियर करेंगे। ये चीज़ आज ख़त्म करवा दी मैंने। अब मेरे दिमाग से, मेरे सच बताऊँ ना तो मेरे दिमाग से बहुत बड़ा वजन उतर गया ये कॉन्सेप्ट करा के। खतरनाक चीज़ थी यार। हाँ बच्चा बोल रहा है सर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट बता दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तब इसकी लिमिट करवा दूंगा। अरे 0 से a, क्षेत्रफल कितना है पूरा रखना है, इसकी लंबाई 0 से l, मतलब पूरी लंबाई, पूरी लंबाई में इसका पूरा आयतन, इसका पूरा आयतन। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझाऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्यारी चीज़ें तीनों समझ में आई होंगी, दिल और दिमाग में छा गई होंगी। एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो, फिर मैं आगे चलूंगा। एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो बेटा, और एक बार वीडियो को फिर से देखना, समझने की कोशिश करना। जितना समझ में आ जाए उतना आपका, जितना नहीं समझ में आए उतना मेरा। रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व। बात समझ में आई क्या बेटा? अरे बोलो यार। चले आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।